Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of adiabatic process. As you know guys, in previous class we have started and we have discussing the topic of application of first law of thermodynamics, and we have discussed the three application of first law of thermodynamics, which is isobaric, isochoric, isothermal, and now we are going to start the fourth application of first law of thermodynamics, which is adiabatic process. Before going to start fourth application, which is adiabatic process, let's revise previous three application of thermodynamics, which is isobaric, isochoric and isothermal process. तो isobaric process की अगर हम बात करते हैं तो isobaric process के अंदर हमने पढ़ा कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक रिलेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है. इसी तरह आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने पढ़ा कि अगर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के रिलेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है. और इसी तरह हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में पढ़ा कि अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक रिलेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है. तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके अंदर टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर तीनों चीजों में एक ही वक्त में एक साथ चेंज आ रहा होता है. तो इस प्रोसेस को हम बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस का नाम देते हैं. इससे पहले आपने आइसोबैरिक प्रोसेस में पढ़ा, फर्स्ट जो एप्लीकेशन थी कि भाई प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, इसी तरह आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट. अब इससे पहले आप जो टॉपिक पढ़ते हुए हैं, इससे पहले जो तीनों एप्लीकेशन पढ़ी उसमें एक ही चीज आपके पास जो है वो कांस्टेंट थी, एक दफा प्रेशर, एक दफा वॉल्यूम और एक दफा टेम्परेचर. लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट ना हो, मतलब वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर में एक साथ चेंज आ रहा हो, ठीक है, तब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक रिलेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो ये हम आज की क्लास में सीखेंगे. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने जो है वो एक कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है, जो इंसुलेटिंग जो है, जिसकी वॉल्स भी इंसुलेटिंग है, बेस भी इंसुलेटिंग है और पिस्टन भी इंसुलेटिंग है, ठीक है. तो ये पूरा कंटेनर जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल से जो है वो बना हुआ है, ठीक है. इंसुलेटिंग मटेरियल मींस ये ऐसा कंटेनर है कि इसके अंदर ना तो हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, ना अंदर से इस सिस्टम के, इस कंटेनर के अंदर से ना तो बाहर हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है. इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम कंपेयर करें प्रीवियस एप्लीकेशन जिसमें हमने आइसोथर्मल जो प्रोसेस में हमने पढ़ा कि वहां पे आपके पास कंटेनर फुल इंसुलेटिंग नहीं था, ठीक है, जो बेस थी कंटेनर की वो कंडक्टिंग थी, मतलब नीचे आपने रखा था हीट रिजर्वायर और हीट रिजर्वायर जो है वो हीट सप्लाई कर रहा था, ठीक है, सिस्टम को. लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा कंटेनर ही इंसुलेटिंग है, मतलब वॉल भी इंसुलेटिंग, बेस भी इंसुलेटिंग और यहाँ पे पिस्टन भी इंसुलेटिंग. मतलब कहीं से भी इस पूरे कंटेनर में कहीं से भी कोई भी बाहर से हीट एनर्जी या कोई भी बाहर से एनर्जी अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकती और अंदर सिस्टम के अंदर से कोई भी एनर्जी बाहर जो है वो कहीं से भी ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है. तो इस कंटेनर को हम बेसिकली इंसुलेटिंग कंडक्टर, इंसुलेटिंग कंटेनर का हम नाम देते हैं, ठीक है बेटे. तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चीज़ों में एक साथ चेंज आएगा, ठीक है. और चेंज कैसे आएगा वो हम यहाँ पे डायग्राम में डिस्कस करेंगे. फिलहाल जल्दी से जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस की डेफिनेशन लिख लें, फिर हम चलते हैं डायग्राम को डिस्कस करने कि किस तरह से प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में एक साथ चेंज आएगा. और प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में अगर एक साथ चेंज आएगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक रिलेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसका रिलेशन भी हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है. और फिर हम उसको ग्राफिकली प्रेजेंट भी करेंगे कि भाई अगर टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर तीनों चीजों में एक साथ चेंज आ रहा है तो उसको हम ग्राफिकली किस तरह से प्रेजेंट यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है. तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की डेफिनेशन की. तो एडियाबैटिक प्रोसेस की डेफिनेशन जल्दी से लिख लिएगा. इट इज अ प्रोसेस इन विच, इट इज अ प्रोसेस इन विच, इट इज अ प्रोसेस इन विच applied pressure, volume and temperature. It is a process in which applied pressure, volume and temperature are changed at a same instant, are changed at a same instant, are changed at a same instant because at a same instant because in this process heat cannot transfer, because in this process heat cannot transfer from the system or into the system. Heat cannot transfer from the system or into the system because it is
बिकॉज इन दिस प्रोसेस हीट कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम और इनटू द सिस्टम। ठीक है बेटे, डेफिनेशन के बाद डायग्राम की तरफ आते हैं। तो डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इनिशियल और फाइनल दो स्टेट बनाई हुई हैं। तो फाइनल स्टेट को अभी एज्यूम नहीं करते, अभी बात करते हैं सिर्फ इनिशियल स्टेट की। कि इनिशियल स्टेट में हमने देखा कि आपके पास कंटेनर है जिसमें प्रेशर P1 है, वॉल्यूम इसका V1 है और टेम्परेचर इसका है T1। ठीक है, और पूरा इंसुलेटिंग कंटेनर है। ठीक है, वॉल भी इंसुलेटिंग है, बेस भी इंसुलेटिंग है और यहाँ पे पिस्टन भी इंसुलेटिंग है। मतलब हीट एनर्जी सिस्टम से बाहर और सिस्टम के अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब यहाँ पे करते क्या है कि भाई इनिशियल स्टेट पे जो प्रेशर है आपके पास P1, प्रेशर को करते हैं रिलीज, और इनिशियल स्टेट पे जो प्रेशर P1 है, ठीक है, तो इसको प्रेशर को रिलीज किया, प्रेशर P1 से कम होके क्या हो गया P2। प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो रहा था, अप्लाइड प्रेशर P1। ठीक है, अप्लाइड प्रेशर जो P1 था इसको आपने कर दिया रिड्यूस, तो प्रेशर P1 से कम होके क्या हो गया P2। जैसे ही प्रेशर आपने रिड्यूस किया, ये जो मूवेबल पिस्टन है, ये जो पिस्टन है ये मूव करते हुए ऊपर चली गई। आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पे प्रेशर को रिलीज किया, ये पिस्टन मूव करते हुए ऊपर चली गई। जैसे ही पिस्टन मूव करते ऊपर जाएगी, जो वॉल्यूम यहाँ पे था आप देख सकते हैं वॉल्यूम V1 है। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होके यहाँ पे V2 हो जाएगा। वॉल्यूम जो V1 था बढ़ के क्या हो गया बेटा यहाँ पे V2, और जो टेम्परेचर T1 था तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर डिक्रीज होके क्या हो जाएगा T2। ठीक है, अब यहाँ पे हम आप एक चीज देख सकते हैं, इससे पहले जितने भी हमने एप्लीकेशन डिस्कस की, इससे पहले तीनों एप्लीकेशन में हम हीट सप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम हीट सप्लाई करेंगे भी तब भी बाहर से अंदर हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि इंसुलेटिंग वॉल, बेस और पिस्टन है। मतलब हीट सप्लाई करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब बाहर से हीट एनर्जी अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ पर आप हीट सप्लाई नहीं कर सकते सिस्टम में। सिस्टम में जब हीट सप्लाई नहीं कर सकते तो इसका मतलब यहाँ पे हीट सप्लाइड जो है वो आपके पास क्या है बेटा जीरो। यहाँ पे हीट सप्लाइड क्या है जीरो, मतलब यहाँ पे आप हीट सप्लाई नहीं कर रहे। जब हीट सप्लाई नहीं कर रहे तो हीट जो है वो सप्लाई नहीं हो रही सिस्टम में, तो सिस्टम की जो हीट सप्लाइड है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा जीरो। ठीक है, जब आपने यहाँ पे प्रेशर को रिलीज किया, पिस्टन मूव करते हुए ऊपर चली गई। जैसे ही पिस्टन मूव करते ऊपर चली गई तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल गैप बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी मतलब डिक्रीज हो जाएगी और इंटरनल टेम्परेचर उससे क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई प्रेशर को रिलीज जब हमने किया, प्रेशर रिड्यूस जब हमने किया, तो उससे वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो गया डिक्रीज हो गया। मतलब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या हो गई डिक्रीज हो गई। सही है, तो इनिशियल स्टेट पे इंटरनल एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, फाइनल स्टेट पे इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। कम क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर इसका जो है वो क्या हो गया डिक्रीज हो गया, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे हीट सप्लाई नहीं है। देखिए, इससे पहले वाले प्रोसेस अगर हम देखें तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जैसे ही आपने प्रेशर को रिड्यूस किया था और पिस्टन मूव करते ऊपर गई थी तो नीचे रखा हुआ था हीट रिजर्वायर। तो हीट रिजर्वायर ने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिस्टम को ट्रांसफर की थी, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो वहां पे सेम रहा था। जब टेम्परेचर सेम रहा था तो इंटरनल एनर्जी सेम रही थी, लेकिन यहाँ पे हीट सप्लाई तो है ही नहीं। जब हीट सप्लाई नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, और टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं अगर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम की, तो प्रेशर यहाँ पे देखने रिड्यूस हुआ, तो प्रेशर के रिड्यूस होने से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो गया डिक्रीज हो गया। तो ये है आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस कि अगर एक ही साल आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज आएगा तो देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिलेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो डायग्राम आप लोगों ने आई होप बना ली होगी, डायग्राम जल्दी से कॉपी करें और उसके बाद हेडिंग डाल दीजिएगा एक्सप्लेनेशन की। पहले हम लिखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, मतलब डायग्राम को हम करेंगे एक्सप्लेन और उसके बाद फिर इसका रिलेशन जो है वो ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डाल दिएगा और इसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करें। एक्सप्लेनेशन लिखिएगा। कंसीडर अ कंटेनर हैविंग इंसुलेटिंग वॉल्स, पिस्टन एंड बेस। कंसीडर अ कंटेनर हैविंग इंसुलेटिंग वॉल्स, पिस्टन एंड बेस filled with an ideal gas. Consider a container having insulating walls, piston and base filled with an ideal gas, filled with an ideal gas, filled with an ideal gas, full stop.
At initial state, its temperature is T1. At initial state, its temperature is T1, comma डाल के आगे लिखिएगा volume is V1 and applied pressure is considered as P1. When we reduce, फुल स्टॉप के बाद आगे लिखना स्टार्ट करें, अप्लाइड प्रेशर इज कंसीडर्ड एज P1, फुल स्टॉप, आगे लिखना स्टार्ट करें. When we reduce some pressure, the piston is moving upward. When we reduce some pressure, the piston is moving upward. It means that volume is increased and temperature is decreased. Volume is increased and temperature is decreased. ठीक है, फुल स्टॉप. यहां तक आके एक्सप्लेनेशन आप लोग की कंप्लीट हो गई. एक्सप्लेनेशन के बाद बेटे हैंड डाल देगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की, और हम यहां पे जो है वो रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, कि भाई अगर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में एक साथ चेंज आएगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन क्या बनेगा. ठीक है, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की हैंड डालनी है और फिर वही रेफरेंस दे देना है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग यहां पे आप जो है वो रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस का. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन जो है उसका पहले रेफरेंस दे देते हैं कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन थी वो यहाँ पे लिख लेंगे. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या थी बेटा, कि डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन. फिर यहां पे कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू द कंडीशन डेल्टा क्यू जो है वो यहां पे क्या है, जीरो. हीट सप्लाइड क्या है बेटा, जीरो. ठीक है, क्योंकि आप हीट सप्लाई नहीं कर रहे, सिस्टम को हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, तो इसका मतलब हीट सप्लाइड क्या हो जाएगी, जीरो. ठीक है, जब हीट सप्लाइड जीरो है तो यहां पे बता देंगे कि भाई डेल्टा डब्ल्यू जो है वो बराबर होता है किसके, पी डेल्टा वी के. ठीक है, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है किसके, पी डेल्टा वी. इन दोनों वैल्यूज को उठा के इक्वेशन में पुट कर देंगे. आप देख लीजिएगा कि डेल्टा क्यू जो है वो क्या है, जीरो. तो डेल्टा क्यू की जगह आ जाएगा जीरो, इक्वल्स टू का साइन एज इट इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू की जगह पी डेल्टा वी. ठीक है, उसके बाद डेल्टा यू यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस डेल्टा यू इक्वल्स टू पी डेल्टा वी. ठीक है, तो ये आपने इक्वेशन बना लिया, आपने रिलेशन बना लिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग एडियाबैटिक प्रोसेस का. ठीक है, और करके यहाँ पे अगर हम पी डेल्टा वी की जगह वापस ये वैल्यू पुट कर दें तो माइनस डेल्टा यू बराबर है किसके बेटा, डेल्टा डब्ल्यू के. मतलब अगर आप रिलेशन को देखें तो पी डेल्टा वी की जगह आपने वापस जो है वो डेल्टा डब्ल्यू पुट कर दिया कि पी डेल्टा वी डेल्टा डब्ल्यू के बराबर है, तो डेल्टा डब्ल्यू पुट कर दें तो आपने देखा रिलेशन आपने बना लिया माइनस डेल्टा यू बराबर है डेल्टा डब्ल्यू के, या माइनस डेल्टा यू बराबर है पी डेल्टा वी के. कोई भी रिलेशन यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी रिलेशन आप छोड़ सकते हैं. ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दी कि भाई पी डेल्टा वी की जगह वापस डेल्टा डब्ल्यू पुट कर दिया. तो आपने देखा कि अगर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में एक साथ चेंज आएगा, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन जो है वो क्या बनेगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है, तो ये आपके पास रिलेशन आ गया माइनस डेल्टा यू बराबर है डेल्टा डब्ल्यू के. तो आपने देखा डेल्टा यू जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव कब होती है, जब इंटरनल एनर्जी क्या हो रही होती है, डिक्रीज. ठीक है, मैंने साइन कन्वेंशन में इस टॉपिक से पहले, मतलब एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले आप लोगों को साइन कन्वेंशन बताई थी. ठीक है, उसमें बताया था
कि भाई डेल्टा यू जो है वो पॉजिटिव कब होगा, डेल्टा यू पॉजिटिव तब होगा जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। डेल्टा यू नेगेटिव कब होगा, जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी। अब आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो भी इंटरनल एनर्जी थी, ठीक है, प्रेशर के कम होने से, प्रेशर रिड्यूस होने से, जैसे पिस्टन मूव करते ऊपर गई तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने से टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, तो टेम्परेचर के डिक्रीज होने से इंटरनल एनर्जी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी भी यहाँ पे डिक्रीज होगी। जैसे ही इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो आप देख सकते हैं, आपने रिलेशन भी जो ड्राइव किया उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि डेल्टा यू जो है वो आ रहा है नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज, जिसकी वजह से यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी का आंसर नेगेटिव में आ रहा है। तो आपने यहाँ पे रिलेशन ड्राइव कर लिया, एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन आपने यहाँ पे ड्राइव कर ली इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है बेटे, तो माइनस डेल्टा यू बराबर है पी डेल्टा वी के, या माइनस डेल्टा यू बराबर है डेल्टा डब्ल्यू। यहां तक कॉपी करें, कॉपी करके लिख लीजिएगा, इट इज एन इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, इट इज एन इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। यहां तक कॉपी करें, कॉपी करके लिख लें, इट इज एन इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है बेटे, इसके बाद हम चलते हैं इसको ग्राफिकल प्रेजेंट करने कि भाई अगर यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में एक साथ चेंज आएगा, प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्रेशर को रिड्यूस किया, रिड्यूस करने से वॉल्यूम क्या हुआ बेटा, आपके पास क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की या पीवी डायग्राम की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे भी वही काम हो रहा है कि प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इससे पहले हमने आइसोथर्मल जो प्रोसेस पढ़ा, इससे पहले वाली एप्लीकेशन जो हमने डिस्कस की, उसके अंदर भी तो ये काम हो रहा था कि प्रेशर वहां पे रिड्यूस हो रहा था और वॉल्यूम क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो प्रेशर अगर रिड्यूस हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं वही काम हो रहा है, प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, उससे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, V1 से बढ़ के क्या हो गया, V2, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहां पे भी प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है। जब किसी भी दो क्वांटिटीज के बिटवीन इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है तो उनके बिटवीन जो ग्राफ बनता है वो एक कर्व जो है वो फॉर्म होता है, उस कर्व को हम बेसिकली हाइपरबोलिक कर्व का नाम देते हैं। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। और आइसोथर्मल के अंदर जो इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस का भी जो ग्राफ है, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन था, तो उसका भी ग्राफ जो है बेसिकली एक हाइपरबोलिक कर्व की फॉर्म में जो है वो बना था। ठीक है, तो यहां पे भी आप देख सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है, तो यहां पे भी जो ग्राफ बनेगा वो भी एक, यहां पे जो कर्व बनेगा वो भी एक हाइपरबोलिक कर्व होगा। लेकिन यहां पे जो हाइपरबोलिक कर्व होगा वो स्टीपर होगा एज कंपेयर टू आइसोथर्म। मतलब यहां पे एडियाबैटिक प्रोसेस का जो कर्व बन रहा है हाइपरबोलिक कर्व, ये स्टीपर कर्व होगा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस। क्यों होगा ये हम डिस्कस करते हैं, और ये एक रीजन भी पेपर में आता है, ठीक है, कि भाई वाई एडियाबैट इज स्टीपर देन आइसोथर्म, ये रीजन भी आता है। तो हम ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद ये रीजन भी जो है वो डिस्कस करेंगे, और इसका जो है वो आपके पास रीजन वैसे आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। लेकिन पहले आप जो है वो देख लीजिएगा कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम यहाँ पे एक कर्व फॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है, ग्राफ यहाँ पे फॉर्म करने जा रहे हैं कि भाई हमने यहाँ पे देखा कि प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है। तो एक यहाँ पे जो कर्व बनेगा इनका प्रेशर और वॉल्यूम का, कि भाई प्रेशर हम कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और अगर प्रेशर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर वॉल्यूम में इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है। और यहाँ पे जो हम कर्व जो है वो बना रहे हैं, वो भी जो यहाँ पे भी हम ग्राफ पीवी डायग्राम जो बनाएंगे तो इसमें एक कर्व बनेगा जिसको हम हाइपरबोलिक कर्व का नाम देते हैं, ठीक है। तो वो कर्व जो है वो थोड़ा सा स्टीपर बनेगा एज कंपेयर टू आइसोथर्म, ठीक है। तो अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये एक आपके पास कर्व बना है, ठीक है, ये एक हाइपरबोलिक कर्व ही है, ठीक है, लेकिन इस हाइपरबोलिक कर्व को हम यहाँ पे एडियाबैट का नाम देते हैं, ठीक है। इससे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हमने हाइपरबोलिक कर्व बनाया था उसको हमने आइसोथर्म का नाम दिया था, और ये है आपके पास एडियाबैट। आइसोथर्म जो कर्व था वो कुछ ऐसे कर्व बना था, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा कर्व था। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म कर्व, ठीक है, जिसमें यूनिफॉर्म कर्व है, ठीक है, और ये थोड़ा सा क्या है, स्टीपर है। इन दोनों में डिफरेंस ये है, ठीक है, कि भाई ये अगर ये आइसोथर्म है तो ये आपके पास क्या है, एडियाबैट। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस। और डिफरेंस क्यों है, ठीक है, वो रीजन आता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपने देखा कि
प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन था, उससे एक आपके पास एक हाइपरबोलिक कर्व यहाँ पे फॉर्म हो गया और इस हाइपरबोलिक कर्व को हम एडियाबैट का जो है वो नाम देते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में मतलब ग्राफ बनाने के बाद नीचे वर्डिंग लिख लीजिएगा कि अबव हाइपरबोलिक कर्व शोज दैट प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। Above hyperbolic curve shows that pressure and volume are inversely proportional to each other. Pressure and volume are inversely proportional to each other. Pressure and volume are inversely proportional to each other. ठीक है बेटे, यहाँ तक आके एडियाबैटिक प्रोसेस का जो टॉपिक वो कंप्लीट हो गया। मतलब फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फोर्थ एप्लीकेशन जो थी ये हमने एडियाबैटिक प्रोसेस की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की जो फोर्थ एप्लीकेशन है ये आज की क्लास हमने कंप्लीट कर ली। लेकिन अब यहाँ पे एक रीजन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि भाई पेपर में रीजन आ सकता है और आया भी है कि भाई ये जो एडियाबैट जो है ये स्टीपर क्यों है आइसोथर्म से, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख सकते हैं, तो उस लिंक में आपको इस जो है रीज़न का आंसर मिल जाएगा। रीज़न मैं बता देता हूँ, रीज़न में लिखवा देता हूँ, आप देख लीजिएगा क्या है। क्वेश्चन पेपर में इस तरह से आ सकता है कि वाई एडियाबैट is steeper than isotherm। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में किस तरह से आ सकता है इस रीजन का कि वाई एडियाबैट इज स्टीपर देन आइसोथर्म। तो एडियाबैट जो है वो स्टीपर क्यों है आइसोथर्म से। अगर हम यहाँ पे इसी के साथ कंपैरिजन में आइसोथर्म का जो है वो कर्व यहाँ पे बनाए तो आइसोथर्म का कर्व जो है वो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों में कि भाई ये थोड़ा सा स्टीपर है, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेट है, और ये पूरा एक यूनिफॉर्म कर्व है। क्यों? ये आइसोथर्म है। ठीक है, ये आपके पास आइसोथर्म है और ये एडियाबैट है। दोनों में डिफरेंस क्यों है? दोनों में डिफरेंस इस वजह से है, अगर आपको आइसोथर्मल प्रोसेस याद हो तो अगर आपको आइसोथर्मल प्रोसेस की कंडीशन याद हो तो उसमें देखा था कि हमने पढ़ा कि कंटेनर जो है वो हीट रिजर्वायर के ऊपर रखा हुआ है। तो जैसे ही प्रेशर को रिड्यूस किया तो हीट रिजर्वायर ने बिहेव करना शुरू किया एज ए हॉट बॉडी और सप्लाई शुरू कर दी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट। जैसे ही उसने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की तो इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहा, इंटरनल एनर्जी जो है मेंटेन रही। तो इसका मतलब जो है कि भाई यहाँ पे जो वर्क हुआ, जो थर्मोडायनेमिकल वर्क हुआ, ठीक है, मतलब जो पिस्टन मूव करते हुए ऊपर गई, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही है, जो पिस्टन मूव करते ऊपर गई वो सेम एनर्जी से, सेम टेम्परेचर से, सेम प्रेशर से मूव करते ऊपर गई है। ठीक है, लेकिन मतलब वहाँ पे जो वर्क हुआ है, ठीक है, वो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई हीट सप्लाई तो कर नहीं रहे। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट सप्लाई तो हो नहीं सकती, हीट ट्रांसफर सिस्टम में तो हो नहीं सकती। जैसे ही प्रेशर को रिड्यूस किया तो जो है पिस्टन मूव करते ऊपर चली गई। अब जब पिस्टन मूव करते ऊपर जा रही होगी तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी वर्किंग एबिलिटी कम हो रही होगी, क्योंकि हीट सप्लाई तो कर ही नहीं रहे। जब सिस्टम के अंदर हम हीट सप्लाई नहीं कर रहे तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी पिस्टन की मूव करने की एबिलिटी, मतलब ऊपर जाने की एबिलिटी, वर्क करने की एबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो रही होगी, क्योंकि इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, सिस्टम की कम हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम को हीट ट्रांसफर नहीं कर रहे। तो जैसे जैसे ये पिस्टन मूव करते ऊपर जाएगी इसकी वर्किंग एबिलिटी कम होती रहेगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। आइसोथर्मल में क्या था, नीचे रखा हुआ हीट रिजर्वायर, जैसे ही पिस्टन मूव करते ऊपर गई, प्रेशर को रिड्यूस किया, जैसे ही पिस्टन मूव करते ऊपर जा रही है, जैसी सिस्टम की हीट एनर्जी कम हो रही है तो हीट रिजर्वायर जो उसको हीट ट्रांसफर कर रहा है, सिस्टम के अंदर हीट रिजर्वायर जो है वो कंटिन्यूअसली हीट ट्रांसफर कर रहा है, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी मेंटेन है, बैलेंस है, ठीक है, सेम है, और वर्किंग एबिलिटी भी क्या है, सेम है। इसका मतलब इस कर्व में जितना, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन था आइसोथर्म में, ठीक है, ये यूनिफॉर्म कर्व जो बता रहा है कि भाई प्रेशर और वॉल्यूम, जितना प्रेशर आप कम करेंगे उतना ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, आइसोथर्म में कि जितना प्रेशर आप कम करेंगे वॉल्यूम भी उतना इंक्रीज होगा। ठीक है, और प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम उतना क्या होगा, डिक्रीज होगा। बिल्कुल आप ये कह सकते हैं आइसोथर्म का जो कर्व है ये यूनिफॉर्म हाइपरबोलिक कर्व है।
ठीक है, एक यूनिफॉर्म कर्व है कि भाई नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर कम हो रहा है तो उतना ही वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि प्रेशर तो रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उससे वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन प्रेशर अगर ज्यादा रिड्यूस करेंगे तो वॉल्यूम इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। प्रेशर ज्यादा रिड्यूस करने से वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रेशर आपने बहुत ज्यादा कम कर दिया तो पिस्टन बहुत ज्यादा ऊपर मूव करते हुए चली जाएगी, नहीं, क्योंकि इसकी इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। इंटरनल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है तो पिस्टन की वर्किंग एबिलिटी कम होगी। तो इसका मतलब यह है कि प्रेशर ज्यादा रिड्यूस करने से वॉल्यूम इंक्रीज तो होगा, लेकिन उतना इंक्रीज नहीं होगा जितना प्रेशर आपने जो है वो रिड्यूस किया है। तो आप ये देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे प्रेशर कम तो हो रहा है लेकिन उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम इतना इंक्रीज नहीं हो रहा। प्रेशर कम हो रहा है तो यहाँ पे अगर ये यूनिफॉर्म होता तो जितना प्रेशर कम हो रहा था वॉल्यूम भी उतना ही इंक्रीज हो रहा होता, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि प्रेशर रिड्यूस तो हो रहा है लेकिन उतना वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा। प्रेशर आप ज्यादा रिड्यूस कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है लेकिन इतना नहीं हो रहा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो पिस्टन की वर्किंग एबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। तो पिस्टन आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए जाएगी, वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता जो है, प्रेशर अगर ज्यादा बढ़ाना शुरू कर, ज्यादा जो है वो आप कम करना शुरू करते हैं तो वॉल्यूम इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। वॉल्यूम की जो इंक्रीजिंग एबिलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी, क्योंकि पिस्टन जो है वो मूव करते हुए जो है ऊपर जा रही है, उसकी वर्किंग एबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से जो है ये स्टीपर होता है और आइसोथर्मिक कंटिन्यूअस हीट सप्लाई हो रही होती है हीट रिजर्वायर की तरफ से, ठीक है, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी मेंटेन रहती है और वर्किंग एबिलिटी बिल्कुल सेम रहती है हर पॉइंट पे। इसकी वजह से जो है वो एक यूनिफॉर्म हाइपरबोलिक कर्व जो है फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। तो ये है इसका रीज़न, आप डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर देख सकते हैं। वैसे तो आपने पहले खुद लिखना है इसका आंसर, ठीक है, अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख सकते हैं, ठीक है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, 5th एप्लीकेशन, जिसके अंदर हमने क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर है, जनरल गॉस कांस्टेंट के, मतलब Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। ये रिलेशन जो है वो बेसिकली हमने ड्राइव करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। जाते जाते अगर आप लोगों ने लेक्चर वीडियो लाइक नहीं की तो ज़रूर लाइक करें चैनल को, अब तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R इस रिलेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।